चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इसके पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें हमने बताया था कि ब्लड के 4 ग्रुप हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, जिसमें बताया था कि यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर के बारे में बता चुके हैं और उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में बताया जा चुका है। अगर उस क्लास को आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर रक्त समूह या और भी सारे बायोलॉजी के बहुत सारे क्लास को अपलोड किया गया है, आप जाकर उसमें देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है? नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। देखो नर्वस सिस्टम होता क्या? नर्वस सिस्टम में जैसे देखो ब्रेन का एक भाग हो गया ब्रेन, एक भाग हो गया ब्रेन और दूसरा भाग हो गया हम लोग का ये स्पाइनल कॉर्ड। रीढ़ की हड्डी में जितना भी वायर है, जितना भी जो नसें गई है जो ब्रेन से कनेक्टेड है, यानी कि हमारे रीढ़ की हड्डी को सेकंड ब्रेन और ये फर्स्ट ब्रेन इसको बोला जाता है। ठीक है, देखो सीधा सिंपल भाषा में समझो। पहला भाग हो गया ब्रेन। ब्रेन तो सबको पता है कि क्या है, कि ब्रेन भी नहीं पता है किसी को। ब्रेन सबको पता है कि ये दिमाग। ठीक है, दूसरा जो भाग होता है हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड। क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में बोलते हैं मेरू रज्जू। अब ब्रेन हो गया दिमाग, ठीक है, मस्तिष्क, ये मस्तिष्क हो गया, ये मेरू रज्जू हो गया। अब देखो ये हो गया हम लोग का मस्तिष्क, और जो रीढ़ की हड्डी है ना, ये रीढ़ की हड्डी पीछे में जो है उसके अंदर में जितनी भी नसें लगी है जो जाकर ब्रेन से कनेक्टेड, यहाँ ब्रेन से आगे जुड़ा होगा ना, ये गर्दन के पास में यहाँ आके ब्रेन से जुड़ा होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेकेंड ब्रेन। इसको पहले समझो, इसको बोलते हैं सेकेंड ब्रेन। ठीक है, और इसको बोलते हैं फर्स्ट ब्रेन। फर्स्ट ब्रेन तो सबको पता है कि ये ब्रेन ही है, इसीलिए इसको फर्स्ट ब्रेन बोलेंगे। सेकंड ब्रेन इसको क्यों बोलते हैं, इसके बारे में आज हम समझेंगे लोग। ठीक है, और दूसरा समझेंगे कि मस्तिष्क का काम क्या है, मस्तिष्क कितने पार्ट में है, यानी ब्रेन कितना पार्ट में है, इसको सेकंड ब्रेन क्यों बोलते हैं। बस इतना समझो कि ब्रेन ये फर्स्ट ब्रेन हो गया, या स्पाइनल कॉर्ड हो गया सेकंड ब्रेन। इस दोनों को मिलाकर जो सिस्टम बनता है, यानी पूरी सिस्टम जो हमारी काम करती है ब्रेन के, उसी को बोलते हैं नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। समझ आया? यानी कि फर्स्ट ब्रेन और सेकंड ब्रेन, यानी कि सिर्फ अगर मस्तिष्क की बात किया जाता है तो वो तंत्रिका तंत्र नहीं होता, सिर्फ ब्रेन कहा जाता है। सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड की बात किया जाता है तो वो सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड होता है, वो सेकंड ब्रेन होता है। दोनों को मिलाकर जो सिस्टम बनती है, यानी जो हमारा सिस्टम काम करता है, उसी को बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र से कुछ याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? पिछले क्लास में हमने बता चुके थे, यहाँ पे बहुत सारा टॉपिक को भी लिख चुके हैं कि कोशिका, यहाँ कोशिका लिखे, इसका मतलब क्या? हम बताए थे कि सबसे बड़ी कोशिका क्या थी? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका क्या था? सबसे छोटी का माइक्रोप्लाज्मा। उसी में बताए थे कि सबसे लंबी कोशिका, कोई बताएगा? सबसे लंबी कोशिका था क्या था? तंत्रिका तंत्र। यही था ना, तंत्रिका तंत्र। बताए थे कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी हो जाएगी? तंत्रिका तंत्र। कोशिका यानी कि लिख दो लंबी, सीधा ही। तंत्रिका तंत्र तो पढ़ ही रहे, यानी कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। समझ आया? ये समझे कि तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलकर, ये दोनों के मिलकर जो सिस्टम तैयार होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। समझ आया? यानी तंत्रिका तंत्र कहीं लिखा होगा बुक वगैरह में, किसी से सुनोगे तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि ये कौन सा वर्ड लिख दिया है। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों एक साथ जब मिला हो, यानी दोनों के बारे में एक साथ जब पढ़ा जाता है, तो उसी को बोला जाता है तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। समझ आया? अब चलो, अब हम क्या लिखे हैं यहाँ देखते जाओ। यहाँ हम लिखे हैं उत्तक, यानी कि कौन सा उत्तक है? उत्तक वाला हम लोग टिश्यू वाला भी वीडियो डाल चुके हैं, यानी कि उत्तक कभी डाल चुके हैं कि हम लोग को जो ब्रेन है, यानी तंत्रिका तंत्र किस उत्तक की बनी होती है? किस उत्तक की? ये तंत्रिका उत्तक की बनी रहती है। कौन से उत्तक का? तंत्रिका उत्तक। कौन सा उत्तक? तंत्रिका उत्तक की बनी रहती है। यानी तंत्रिका तंत्र किस उत्तक की बनी रहती है? उत्तक के बारे में बता चुके हैं। 4 प्रकार का उत्तक है, सारे वीडियो को डाला जा चुका है, आप उसको देखते रहें। और जो देख रहे हैं उनको ये कंटिन्यू समझ आ रहा होगा, क्योंकि सारे वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, आधे अधूरे बीच में से देखने से समझ नहीं आता है। ठीक है, आगे चलिए। वजन कितना है ब्रेन का? ये इस ब्रेन का आज इस पढ़ेंगे, पहले ब्रेन के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। ठीक है, दोनों को समझ आ जाएगा। पहले समझिए कि ब्रेन का वजन कितना है। लगभग 350 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। ठीक है, यानी समझ के चलो कि लगभग 1.5 किलो से कम होता है। 1.5 किलो से कम होता है ब्रेन। इसको क्या करना? निकाल कर वेट करके देख लेना। ठीक है, समझे? अब देखो हड्डी, जो मान लो ये ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर ये खोपड़िया जो हड्डी है, ये हड्डी तो होगी सब, ये इसके ऊपर हड्डी है ना, तभी ना इसको सुरक्षा को प्रदान कर रहा है। यानी कि ब्रेन हमारे अंदर का दिमाग जो है, उसके ऊपर जो हड्डी है, उस हड्डी को क्या बोलते हैं? उस हड्डी को क्या बोलते हैं? क्रेनियम। क्या बोलते हैं? क्रेनियम। कौन सी हड्डी बोलते हैं इसको? क्रेनियम हड्डी बोलते हैं। इस हड्डी का नाम है क्रेनियम। देखो हड्डी वाला भी वीडियो डाल चुके हैं, पूरा हड्डी बता चुके हैं, 206 हड्डी के बारे में बता चुके हैं, जिसमें ह्यूमरस, रेडियस, आल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंज, ये सारे, ये हाथ वाला, पैर वाला, पैल्विक सारे चीज़ को बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ समझो कि जो ब्रेन की जो हड्डी है, ब्रेन यानी दिमाग के जो ऊपर की जो हड्डी होती है, उस हड्डी को क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। बस याद रखना कौन सी हड्डी है? क्रेनियम। अब यहाँ देखो उस हड्डी के अंदर यानी कि एक झिल्ली होती है, यानी ब्रेन हो गया, दिमाग हो गया, दिमाग के ऊपर है हड्डी, उसके
बीच में एक झिल्ली लगी रहती है। झिल्ली का 3 लेयर रहता है, एक झिल्ली नहीं 3 लेयर रहता है झिल्ली को। उसको झिल्ली का नाम है मेनिनजेज। क्या उसका नाम है? मेनिनजेज। देखो एक बीमारी होता है मेनिनजाइटिस बीमारी होता है। पूछता है, बराबर क्वेश्चन पूछता है कि मेनिनजाइटिस रोग जो होता है निम्न में से किससे संबंधित है। उसमें दे देगा मस्तिष्क, ठीक है, दे देगा आँख, पेट, आंत, कुछ भी दे देगा। तो मेनिनजाइटिस किससे संबंधित होगा? कौन सी बीमारी है? ये किससे होता है? ब्रेन से। ब्रेन से संबंधित बीमारी है। क्या है पहले समझो, क्यों बीमारी बोल रहे हैं समझो। जो मेनिनजेस जो है लिखे हैं, ये जो झिल्ली होती है, कभी कभी क्या होता है ना कि दिमाग पर जब चोट लगता है ना, यानी कि किसी से चोट लग गया या कोई मार दिया है ना, कोई मार दिया, सर पे मार दिया, सर पे गहरी चोट लग गई, तो क्या होता है, मान लो ये क्रेनियम हड्डी टूटेगा। सबसे पहले तो ये खोपड़ी खत्म, उसके बाद क्रेनियम हड्डी जो है वो टूट जाएगा। टूटने के बाद क्या होगा, ये झिल्ली पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं। जहाँ झिल्ली पर जैसे ही प्रभाव पड़ा, झिल्ली में थोड़ी भी किसी तरह की प्रॉब्लम हुई, खराबी हुई, तो क्या हो जाएगा, हमारी ब्रेन काम करना बंद हो जाएगा। यानी इसमें जहाँ जैसे खोपड़ी फूटती है, क्रेनियम हड्डी टूटता है, मेनिनजेज को चोट लगता है, उसमें प्रभाव पड़ता है, तो वो हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देता है और हम खत्म हो जाता है, आदमी मर जाता है। समझ आए कि नहीं। तो उसी रोग को, वही यानी कि किसी के सर पर चोट लगता है, वो आदमी मर जाता है, उसी रोग को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, मेनिनजाइटिस बोलते हैं। मेनिनजाइटिस रोग बोलते हैं, जो किससे संबंधित होगा, ब्रेन से संबंधित। यानी सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि मेनिनजाइटिस जो रोग है इनमें से किससे संबंधित है। उसमें एक ऑप्शन दिया होगा मस्तिष्क, यानी कि मेनिनजाइटिस रोग जो होता है मस्तिष्क से संबंधित होगा। ठीक है, अब समझो यह कोशिका विभाजन, यानी कोशिका विभाजन क्यों लिखे हैं, पहले भी बता चुके हैं कि सेल कोशिका जब पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि कोशिका विभाजन यानी कि नई कोशिका का जल्दी से निर्माण शरीर का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा करता है। तो यकृत बताए थे, यकृत जो लीवर होता है वो सबसे तेज़ी में कोशिका का, यानी कि यकृत पर चोट लग जाए या किसी भी तरह का घाव वगैरह हो जाए तो वो तुरंत रिकवरी हो जाएगा। लेकिन हमारे जो ब्रेन है ये इसका पुनर्निर्माण यानी कि कोशिका विभाजन बहुत ही कम होता है, नहीं होता, लगभग 10% से भी कम होता है, यानी कि ना के बराबर होता है ये इसमें कोशिका विभाजन। यानी कि हमारे ब्रेन पर अगर चोट लगेगी, किसी भी तरह का चोट लग गया, तो ये रिकवरी जल्दी नहीं कर पाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए खोपड़ी वगैरह फूटती है, ब्रेन फूटता है तो आदमी तुरंत मर जाता है, क्योंकि ये इसका रिकवरी नहीं हो पाता है। यानी कि कोशिका विभाजन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। समझ आए, कोशिका विभाजन एकदम माइनर होता है, समझो कि नहीं होता है। कोशिका विभाजन का काम कौन करता है, बता चुके थे कि सेल में कौन सा कोशिका विभाजन का काम करता है, सेंट्रोसोम। बताए थे कि सेंट्रोसोम कोशिका नई कोशिकाओं का निर्माण करने का कार्य करता है। यानी कि ब्रेन में सेंट्रोसोम काम करेगा, नहीं करता। ब्रेन में सेंट्रोसोम काम नहीं करता, यानी कोशिका नई कोशिकाओं बनाने का काम नहीं होता है। उसी को बोलते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन मतलब होता है नए कोशिका का बनाना, विभाजन करना, टूट के अलग अलग कोशिका को बना रहा है। तो यानी कि ब्रेन में कोशिका बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनता है, कोशिका विभाजन नहीं हो पाता। ठीक है, यहाँ लिखे हैं कोशिका लंबी, बता चुके अभी कि तंत्रिका तंत्र जो है सबसे लंबी कोशिका है। ठीक है, उसके बाद इकाई क्या होती है, जैसे कि हमारे पूरे शरीर की इकाई बता चुके हैं, सेल वाली भी वीडियो में डाला जा चुका है, उस चैप्टर को जब पढ़ाए थे। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई था कोशिका। अब ये ब्रेन की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी। ब्रेन की सबसे छोटी इकाई को न्यूरॉन बोलते हैं। सबसे छोटी इकाई का मतलब क्या होता है कि ये इन्हीं से मिलकर पूरा ब्रेन बना हुआ है, न्यूरॉन से ही मिलकर क्या बना हुआ है, पूरा ब्रेन बना है। लगभग बताओ कितना न्यूरॉन होगा हमारे ब्रेन में, 100 अरब न्यूरॉन रहता है। समझ आ रहा है, 100 अरब जितना हमारे एक आकाश गंगा में तारे हैं। ज्योग्राफी वाला चैप्टर में जब टॉपिक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताएंगे कि पूरे हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगा है, उसमें 100 अरब तारे हैं। समझ आया, वो सब बताया जाएगा, ज्योग्राफी में बताएंगे। तो ज्योग्राफी वाला जब चैप्टर चलेगा, वो वाला सब्जेक्ट चलेगा तो उसमें समझा देगा। अभी समझो सिंपल भाषा में कि न्यूरॉन जो है हमारे ब्रेन में कितना है, 100 अरब न्यूरॉन है। 100 अरब छोटे छोटे न्यूरॉन मिलकर क्या बना रहे हैं, पूरा ब्रेन बना रहा है। क्या बना रहा है, पूरा ब्रेन बना रहा है। यानी कि पूछेगा कि ब्रेन की सबसे छोटी इकाई क्या है, ब्रेन की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन हो जाएगी। और न्यूरॉन हमारे ब्रेन में कितना है, लगभग 100 अरब न्यूरॉन है। समझ आया, न्यूरॉन कितना है, 100 अरब न्यूरॉन है। अब यहाँ लिखे हैं आवेश संचरण, यानी कि ब्रेन का काम क्या रहता है, सूचना को, हमारी इन्फॉर्मेशन को, शरीर में जितना भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे चोट लगा, दर्द हुआ, आंसू, मतलब प्यार, किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन हो जो हमारे शरीर से कहाँ तक भेजता है, ब्रेन तक। ये ब्रेन से शरीर तक पहुँचाता है। ठीक है, यानी सूचनाओं का आदान प्रदान, यानी सूचना मैसेज को भेजने का काम कौन करता है, ब्रेन ही करेगा ना। ब्रेन ही हमारा दिमाग है,
यानी ब्रेन मतलब दिमाग। दिमाग काम क्या है, ये सूचना भेजना वजना जितना भी काम करना है यही सब, तो ये सब काम करता है। उसको आवेश करने के लिए उसके ब्रेन में हमारे न्यूरॉन के बीच में क्या रहता है, सोडियम रहता है। क्या रहता है, सोडियम। यानी कि सूचनाओं को, सूचना आवेशों का संचरण यानी कि सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए ब्रेन के अंदर सोडियम रहता है। देखो इसका सिंपल तरीका से समझ जाओगे। देखो देखना, कभी किसी का जब रिपोर्ट निकलता है ना, तो उसमें देखना बताता है लोग कि सोडियम की कमी हो गई थी। वैसा मरीज देखना बेहोश हो गया होगा, कमजोरी आ गया होगा, तो बेहोश हो गया होगा। उसका जब जांच होता है ना, तो जांच होने के बाद जब उसमें रिपोर्ट में दिखाता है कि सोडियम की कमी है। यानी कि जब शरीर में सोडियम की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ब्रेन काम करना थोड़ा कम कर देगा। क्योंकि सोडियम यानी कि मैसेज को भेजने वजने, ये शरीर ब्रेन को काम करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है, सोडियम की ज़रूरत है। यानी पूछेगा कि ब्रेन की संचरण के लिए या आवेशों को या सूचनाओं को भेजने वजने के लिए ब्रेन को किस तत्व की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है, सोडियम की। समझ आया। यानी कि सोडियम की कमी जब हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आदमी ब्रेन का काम करना कम कर देगा और ऐसे स्थिति में आदमी बेहोश हो जाएगा। देखना वैसे ही जितना आदमी बेहोश होता है, चक्कर वगैरह आता है ना, बेहोश हो जाता है ना, उनमें सोडियम की कमी, रिपोर्ट में देखना सोडियम की कमी हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ना है, अनुकंपीय प्रानुकंपीय समझना है। ठीक है, इतना समझ आया। अब समझो कि ब्रेन के बारे में समझो कि ब्रेन के कितने भाग होते हैं, क्या क्या होता है ब्रेन में, है ना। ये सारे सब समझ आ गया हम लोग को। अब समझते हैं हम लोग क्या ब्रेन के कितने भाग होता है। कोई बताएगा ब्रेन कितने भाग होता है? ब्रेन का कितना भाग? 3 भाग। वेरी गुड, 3 भाग होता है। एक भाग को बोलते हैं अग्र मस्तिष्क यानी आगे का, एक बोलते हैं मध्य मस्तिष्क यानी बीच का, एक बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, एक हो गया अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। यानी कि मान के चलो हमारा ये जो ब्रेन है, ऐसे मान के चलो कि, है ना, यहाँ आदमी का ऐसे होगा, ये जो ब्रेन है, ठीक है, इसके आगे वाला भाग जो है इसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, बीच वाला भाग को इसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, है ना। मान के चलो इतना है आगे वाला भाग, है ना, ये बीच वाला भाग हो गया, इसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। ये पीछे का हो गया पश्चिम मस्तिष्क। आगे वाला जो अग्र मस्तिष्क है ना, अग्र मस्तिष्क, इसको बोलते हैं, मान के चलो अग्र मस्तिष्क, ये हो गया हमारा मध्य मस्तिष्क ब्रेन का, ये हो गया पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, हो गया 3 मस्तिष्क, 3 हो गया कि नहीं, 3 भाग। यानी कि ब्रेन यानी हमारे मस्तिष्क का 3 भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, 3 भाग है। समझे कि नहीं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब देखो अग्र मस्तिष्क जो है, ऐसे तुमको ये फिगर में भी यहाँ भी दिख रहा होगा कि जो अग्र मस्तिष्क जो है कितना % है। अग्र मस्तिष्क बढ़ जाए, चलो अग्र मस्तिष्क जो होता है, देखो अभी लेट कर दिया क्लास में, समझो पहले। देखो ब्रेन का पढ़ा रहते हैं। देखो ब्रेन का कितना भाग होता है, 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। समझ आया, कितना भाग होता है ब्रेन का? 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। ठीक है, ब्रेन का कितना भाग होता है? 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, और एक भाग को क्या बोलते हैं अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, क्या बोलते हैं? ठीक है, चलो 1 मिनट रुक जाओ। अब समझो ब्रेन का कितना भाग होता है? ब्रेन का कितना भाग होता है? 3 भाग होता है। चलिए ठीक है, हम लोग कहाँ थे लो? अग्र मस्तिष्क पे थे लो। मस्तिष्क का कितने भाग है? 3 भाग है। ठीक है, कौन कौन से भाग है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। देखो अग्र मस्तिष्क किसे बोलते हैं? ब्रेन के जो मस्तिष्क जो है उसके आगे वाले भाग को क्या बोलेंगे? अग्र मस्तिष्क। अग्र मतलब होता है आगे। ठीक है, इसको आगे समझ जाओ कि आगे वाला भाग। ठीक है, आगे। मध्य मतलब पता ही है, बीच वाला होता है, बीच, यानी मध्य मतलब बीच ही होता है। ठीक है, और पश्चिम मतलब होता है पीछे। ठीक है, यानी ब्रेन के आगे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? ये आगे वाला मतलब ब्रेन का जो आगे वाला भाग है, उसको अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। जो बीच वाला भाग है, बीच में जो होगा उसको मध्य मस्तिष्क, और जो पीछे वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं? पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, ब्रेन का 3 भाग है। अब समझो कि ये अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और क्या बोलते हैं? पश्चिम मस्तिष्क हो गया। अब समझो क्या है कि अब ये मिटा दिए इसको। ये समझो जो ब्रेन था हम लोग का, ये आगे वाला भाग था। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ देखने से क्या लग रहा था ये बता रहे हैं। ये बताओ, मान लो ये हम लोग भाग है, ये कौन सा भाग अग्र मस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क या पश्चिम मस्तिष्क, कौन सा भाग सबसे बड़ा दिख रहा है? कौन सा भाग दिख रहा है? अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा दिख रहा है ना। तो अग्र मस्तिष्क पूरे हमारे ब्रेन का कितना % रहता है? लगभग सबसे बड़ा भाग यही रहता है। अब देखो इसमें क्या है ना कि इस अग्र मस्तिष्क का भी 2 भाग है। 2 भाग नहीं, 3 भाग है। देखो कौन कौन सा भाग है। एक भाग को बोलते हैं सेरिब्रम। क्या बोलते हैं? एक का नाम है सेरिब्रम। ठीक है, एक का नाम है ना थैलेमस, और एक का नाम है
हाइपोथैलेमस, क्या नाम है? हाइपोथैलेमस, 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 क्या नाम है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसका मध्य मस्तिष्क का दो भाग होता है, एक का नाम होता है सेरिब्रल, है ना, एक का नाम है कार्पोरा, ठीक है। क्या नाम है? कार्पोरा और सेरिब्रल। पश्च मस्तिष्क का जो भाग होता है, एक का नाम होता है मेंडुला ऑब्लांगेंडा और एक का नाम होता है सेरिबेलम, ठीक है। यानी कि इसका 3 भाग, इसका 2 भाग, इसका 2 भाग, ठीक है। उस सारे भाग के बारे में धीरे धीरे पढ़ा जाएगा। देखिए थोड़ा देर के लिए वीडियो को रोका जाएगा, इस सारे चार्ट को बना दिया जाएगा ताकि, है ना, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। ओके, तो चलिए यहाँ पूरे चार्ट के द्वारा बना दिया गया है, पूरे लिख दिया गया है कि ब्रेन का कौन कौन सा भाग है। अभी बताएं कि ब्रेन के कितना भाग होता है? 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में अभी बताए थे कि सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क में आपका हो जाएगा सेरिब्रल और कार्पोरा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पश्च मस्तिष्क में हो जाता है सेरिबेलम और मेंडुला ऑब्लांगेंडा, ठीक है। ये इतने भाग होता है, ठीक है। यहाँ देखिए अब ये सब का अलग अलग काम होगा, अभी बताए हैं, ठीक है। अभी हम बताए हैं कि जो ये ब्रेन होता है हमारा, ब्रेन मान के चलो कि ऐसे मान लो कि हमारा ब्रेन जो है, ठीक है, ये ब्रेन है, इसका भी बोले हैं कि ये वाला भाग कौन सा हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क हो जाएगा, ठीक है। अग्र मस्तिष्क होगा ना, अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। ये वाला जो भाग हो जाएगा मध्य मस्तिष्क, ये हो जाएगा पश्च मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क का जो बताया है कि मान के चलो अग्र मस्तिष्क का, अब देखो मान लो कि ये अग्र मस्तिष्क है, अग्र है, ठीक है। अब अग्र का कितना भाग होता है? 3 भाग होता है। 3 भाग में मान के चलो कि ये वाला जो भाग होता है हो गया, क्या हो जाएगा? सेरिब्रम, ठीक है। और ये वाला भाग मान के चलो कि क्या हो गया? थैलेमस, और मान के चलो ये वाला भाग हो गया सेरिब्रम, और ये हो गया थैलेमस, और ये हो गया हाइपोथैलेमस। अब बताओ इस तीनों में, यानी कि सेरिब्रम, ये सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस में सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? सेरिब्रम दिख रहा है कि नहीं? यानी कि पूरे ब्रेन में अकेले सेरिब्रम जो होता है 66% होता है, इतना बड़ा भाग होता है। यानी कि पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग क्या हो जाएगा? एक तो पूछेगा ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है अग्र मस्तिष्क, आगे वाला मस्तिष्क, ठीक है, या प्रमस्तिष्क भी इसको बोलते हैं, ठीक है। प्रमस्तिष्क यानी प्रथम मस्तिष्क, पहले यही है ना, इसीलिए प्रमस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क बोल रहे हैं, ठीक है। उसमें भी बोलेगा कि मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो कौन सा है? सेरिब्रम। कौन सा है? सेरिब्रम होता है। कितना परसेंट रहता है? ये लगभग 66%, पूरे ब्रेन का 66% यही छेक के अकेले रखता है, ठीक है। बाकी में सब होता है, यानी कि ये 66% अकेले कौन है? सेरिब्रम है, ठीक है। अब सेरिब्रम का क्या काम रहता है? मेन दिमाग यही होता है, मेन हम लोग का जो ब्रेन होता है ना, मेन ब्रेन कौन होता है? सेरिब्रम होता है। यानी कि जो IQ टेस्ट होता है, IQ टेस्ट मतलब क्या होता है? IQ टेस्ट का मतलब होता है कि ब्रेन की आपकी कितना क्षमता है, कितना कैपेसिटी, यानी कितना आप दिमाग आपका तेज है, उसी को बोलते हैं IQ लेवल। ये सब कोई जानता है, ठीक है। यानी कि IQ लेवल यानी बुद्धि वगैरह का जितना भी है, यानी कि मेन ब्रेन जो होता है हम लोग का, कौन होता है? सेरिब्रम होता है। यहीं पर बुद्धि विकास होता है, बुद्धि, ठीक है। मेन बुद्धि का कार्य जो होता है, ब्रेन का मेन काम जो होता है, ब्रेन का विकास करना, बुद्धि बढ़ना, या जितना भी ये बुद्धि वाला काम हो रहा है, ये किससे होता है? यानी सेरिब्रम होता है। अब देखो थैलेमस का क्या काम है, हाइपोथैलेमस का क्या काम है। थैलेमस जो होता है, थैलेमस यानी बाहरी जितने भी चीज़ें रहती है, बाहरी वातावरण के बारे में महसूस कराता है थैलेमस। जैसे कैसे बता रहे, जैसे गर्मी लगती है तो बाहर से हम लोग गर्मी लग रही है, जैसे पसीना आ रही है, तो गर्मी का एहसास कैसे होता है कि हम लोग गर्मी लग रहा है? कौन बताता है ब्रेन को? कौन सा भाग बताता है? थैलेमस। कौन सा भाग बताता है? थैलेमस। यानी कि बाहरी जितना भी बाहरी आवरण है ना, बाहरी वातावरण का मैसेज कौन देता है? बाहरी वातावरण का मैसेज कौन देगा? थैलेमस देगा। बाहरी वातावरण का मैसेज देता है थैलेमस। यानी कि जैसे गर्मी लग रही है, जैसे ठंडे के दिन में हम लोग को ठंडा लगने लगता है, आदमी कांपने लगता है कि ठंडा क्यों, ठंडा लग रहा है, तो ये सब ब्रेन को बताता कौन है? ब्रेन को पता चलेगा तब ना उसको लगेगा कि ठंडा लग रहा है या गर्मी लग रहा है या इसको चोट लगा, दर्द हुआ। जब ब्रेन को मैसेज जाएगा तभी ना। हाँ, जैसे देखता है कि ऑपरेशन वगैरह करता है लो, तो शरीर को क्या करता है लो? सुन्न कर देता है लो, ठीक है। एक इंजेक्शन देगा लो, शरीर सुन्न हो जाएगा, तो सुन्न हो जाता है। उसके बाद चीर फाड़ करता है लो, तो आदमी को दर्द नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है दर्द वगैरह? ब्रेन को जो मैसेज जो भेज रहा था, ब्रेन तक जो मैसेज जा रहा था, उसी को ब्लॉक कर दिया, उसी को बंद कर दिया, इंजेक्शन दे देता है ना, तो ब्रेन तक मैसेज ही नहीं जाता है कि इसके शरीर में कटा हुआ है या काटा जा रहा है, दर्द हो रहा है, इसीलिए उसको दर्द का एहसास नहीं होता है। यानी कि दर्द का बारे में एहसास वगैरह दिलाएगा कौन? यानी बाहरी जितना भी चीज़, यानी दर्द हो, चोट हो, गर्मी हो, ठंडा हो, किसी भी तरह का बाहरी वातावरण, यानी कि बाहर से जो भी हमारे शरीर को पता चल रहा है उसको, यानी चोटवा बाहर से नहीं लगता, अंदर से थोड़े लगता है कि पेट के अंदर घुसे कोई थोड़े मार देता है, बाहर से कोई मारेगा। तो बाहरी वातावरण का पता कैसे चलेगा? कैसे चलता है? थैलेमस से पता चलता है। किससे चलता है? थैलेमस से। और हाइपोथैलेमस क्या होता है? अब समझो, थैलेमस समझ आ गया, अब हाइपोथैलेमस समझो। इसको बोलते हैं आंतरिक वातावरण। आंतरिक आवरण,
है ना। आंतरिक रूप में जितना भी अंदर में जितना भी एहसास होगा, जैसे मान लो हम लोग के अंदर में फीलिंग्स होती है, प्यार, खुशी, है ना, ये सब चीज़ों के बारे में पता कैसे चलता है ब्रेन को। यानी जब हम लोग को मान लो एहसास होता है, खुशी महसूस होती है, तो हम लोग जरूरी थोड़े कोई हंसिए के खुशी जाहिर करता है, मने मन अंदर में खुशी होती है कि नहीं, तो कैसे ब्रेन को पता चलता है कि इसको खुशी महसूस हो रही है? कौन बताता है? हाइपोथैलेमस बता रहा है कि ये चीज़ इसको खुशी हो रही है, या किसी को बात देखो बुरा लग जाता है तो दुख होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं? दुख लगना, बुरा लगना, बात बुरा लग गया, दुख होना, खुशी होना, खुश होना, प्यार होना, ये सब चीज़ कौन करता है? कौन एक्टिव रहता है उसमें? हाइपोथैलेमस यानी बताता। अगर मान लो कि ब्रेन में से हाइपोथैलेमस को सुन कर दिया जाए तो हम लोग खुशी का एहसास होगा खुशी का एहसास। अगर हाइपोथैलेमस को सुन कर दिया जाए, इंजेक्शन देकर इसको बंद कर दिया जाएगा, तो खुशी का एहसास होगा? नहीं ना होगा। खुशी का, दुख का, किसी भी चीज़ का, प्यार, मोहब्बत, यानी जितने भी इंटरनल फीलिंग जितनी हो रही है, इंटरनल क्रियाएं जितनी भी हो रही है, वो हो पाएगा? पता चलेगा हमको ब्रेन का? नहीं पता चलेगा। यानी कि इन सब की कौन बताता है? कौन है जानकारी? हाइपोथैलेमस बताता है। यानी कि किसी को देख कर प्यार मोहब्बत हो जा रहा है, इस सब कौन जिम्मेदार है? हाइपोथैलेमस। यानी कि अब से प्यार मोहब्बत हो जाएगा तब बोलना क्या बोलेगा कि ये हमारी गलती नहीं, ये हमारी हाइपोथैलेमस की गलती है, उसी के कारण ये फीलिंग्स मेरे अंदर आ रही है। ठीक है, मैं क्या करूँ? ये हाइपोथैलेमस का दोष है। ठीक है, अब समझो, ये समझ आया कि नहीं समझ आया? सेरिब्रम जो होता है बुद्धि वाला काम करता है, यानी बुद्धि का जो मेन जो पार्ट होता है, कौन होता है? सेरिब्रम। लगभग 66% होता है। थैलेमस जो होता है बाहर के जितने भी, जैसे कि दर्द होना, गर्मी, ठंडा, ठीक है, इन सारी चीज़ों को बाहरी चोट लगना। दर्द का मतलब ये नहीं कि अंदर वाला दर्द, दिल वाला दर्द नहीं। दिल वाला दर्द तो यहाँ आएगा, दिल वगैरह यहाँ बीमारी, दिल की बीमारी यहाँ आता है। ठीक है ना। ये बाहर से चोट, यानी मारपीट वगैरह कर लिया, तोड़ फोड़ दिया कोई मारकर, तो सब दर्द का एहसास वगैरह कहाँ होगा? किससे होगा? थैलेमस से होगा। समझ आया? थैलेमस होता है। और उसके ये इसमें क्या था कि आंतरिक जितना भी है फीलिंग्स जितने भी उभर के निकलेंगे, प्यार, मोहब्बत, दुख, दर्द, ये सब किसे होगा? हाइपोथैलेमस। अब देखो मध्य मस्तिष्क भाग, अग्र मस्तिष्क भाग समझ गए। अब देखते हैं हम लोग क्या मध्य मस्तिष्क बताया था कि ये वाला भाग जो है मध्य मस्तिष्क है। इसका भी दो पार्ट है। कौन से? कार्पोरा और सेरिब्रल। क्या है? सेरिब्रल। याद रखना, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। सबसे पहले आ रहा है सेरिब्रम, ठीक है, उसके बाद आ रहा है सेरिब्रल, उसके बाद आएगा सेरिबेलम। ठीक है, इसको आपको क्लियर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है कि सेरिब्रम पहले आया, सेरिब्रल पहले आया, कि कौन सा आया था। एक ट्रिक है, बता देते हैं। मेरे हिसाब से बम से याद रखना, बम पहले आया। कौन है? बम पहले आया। ठीक है, तो बम को हटाने में क्या लगा? बल लगा। बल मतलब क्या होता है? पावर लगा, फोर्स लगा। पहले बम आया तो बम को हटाने में बल लगेगा कि नहीं लगेगा? बल पावर लगेगा, क्योंकि बम है तो ज़्यादा पावर लगेगा इसको हटाने में। तो पहले बम आया, उसके बाद बल आया। समझ आया? ठीक है, तो इस ट्रिक से ये दोनों कन्फ्यूजन तो हो जाता है। ये वाला तो याद रहता है कि सेरिबेलम है थर्ड वाला, पहले बम उसके बाद बल। ठीक है, बम आएगा तभी ना बल लगाएगा, बम नहीं आएगा तो कौन बल लगाने की क्या जरूरत है? तो पहले क्या होगा? सेरिब्रम, उसके बाद होगा सेरिब्रल। क्या हो जाएगा? सेरिब्रम और सेरिब्रल। र इसमें हटा देंगे तो बल हो जाएगा, सिर्फ ये हटा देंगे तो ठीक है। इसमें से भी र हटा देंगे तो बम हो जाएगा। तो ट्रिक्स याद करने के लिए बता दिए हैं कि पहले आएगा सेरिब्रम और मध्य मस्तिष्क में आएगा सेरिब्रल, और पीछे आ जाएगा आपका पश्चिम मस्तिष्क में सेरिबेलम तो याद रहता है। ठीक है, इसी दोनों में कन्फ्यूजन होता था। तो पहले याद रखना बम, उसके बाद लगेगा बल। ठीक है, समझ आए? अब देखेंगे कार्पोरा, मध्य मस्तिष्क में आएंगे। कार्पोरा का काम क्या रहता है? कार्पोरा से याद रखना कार्य करने का काम, यानी कि सुनने और देखने का काम जो होता है, सुनने का काम, सुनने और देखने का काम, सुनने देखने का। यानी कि अगर कार्पोरा खराब हो जाएगा तो सुन सकते हैं? नहीं सुनाई देगा किसी कोई भी बात। देख सकते हैं? नहीं ना देख सकते। यानी कि कार्पोरा क्या करता है? हमारे सुनने और देखने की क्रिया को करता है। इसी से हम लोग देख पाते हैं और सुन पाते हैं। यही ब्रेन का यही चीज़। मान लो हम कोई चीज़ देख रहे हैं, वो ब्रेन तक मैसेज नहीं जाएगा तो पता कैसे चलेगा कि क्या चीज़ है? पता चलेगा? तो ये खराब हो जाए कार्पोरा, तो आप देखिए ले जाएगा तो पता चलेगा क्या देख रहे हैं? पता ही नहीं चलेगा। यानी कि वो देख ही नहीं पाएगा आदमी। ठीक है, जब तक ब्रेन को मैसेज नहीं जाएगा तब तक पता ही नहीं चलेगा कि हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं। ठीक है, यानी देखने सुनने की क्रिया कौन करता है? कार्पोरा करता है। कौन करता है? कार्पोरा करता है। अब सेरिब्रल, देखो ब्रल है तो ये क्या होता है ना कि स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है। ये क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? रीढ़ की हड्डी। ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो है जितने भी नसें हैं उसी को बोलते हैं मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ये पीछे से देख रहा है, गर्दन से होते हुए ब्रेन में जाकर लगा हुआ कि नहीं? ये स्पाइनल कॉर्ड पीछे से आगे कहाँ लगा हुआ है? ब्रेन में लगा हुआ है।
ब्रेन में लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? तो इसी को बोलते हैं हम लोग मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? मेरु रज्जु, मेरु रज्जु, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? मेरु रज्जु। यानी सेरिब्रल क्या करता है? ब्रेन को मेरु रज्जु यानी कि ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ के रखा हुआ है, समझ आया? ये सेरिब्रल क्या काम है? ब्रेन को किससे जोड़ कर रखा हुआ है? स्पाइनल कॉर्ड से जोड़कर रखा हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या पढ़ना हम लोग को? सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है? बैलेंस बनाने का काम करता है। हमारे शरीर में क्या करता है? संतुलन बनाने के, यानी कि जैसे आदमी खड़ा है बैलेंस बना के खड़ा हुआ है, ठीक है। यानी शरीर के जितने भी बैलेंस बनाने का काम क्या करता है? संतुलन बनाने का काम कौन करेगा? यानी सेरिब्रल का अगर गड़बड़ाएगा तो हमारे शरीर का बैलेंस सही होगा? नहीं हो पाएगा ना। आदमी खड़ा होगा गिर जाएगा बार बार, खड़ा होगा गिर जाएगा बार बार, ठीक है। यानी कि संतुलन बनाने का काम कौन करता है? सेरिबेलम, ठीक है। कौन करता है? सेरिबेलम। कौन करता है? संतुलन बनाने का काम करता है सेरिबेलम। और ऐच्छिक मांसपेशियों पर, ऐच्छिक मांसपेशियाँ, ऐच्छिक मांसपेशियाँ क्या होती है? ऐच्छिक मांसपेशियाँ यानी कि वैसी मांसपेशियाँ जो हमारे इच्छा अनुसार चलती हो, जैसे कि हाथ उठाना, पैर उठाना, ये अपनी इच्छा से उठा रहे हैं ना, कि ये ज़बरदस्ती थोड़ा उठ जा रहा है, हम उठा रहे हैं तो उठ रहा है, लिख रहे हैं अपने हाथ से कर रहे हैं, यानी कि हाथ वगैरह चलना, ये सब जो क्या है? ऐच्छिक मांसपेशियाँ हैं जो अपने इच्छा अनुसार काम करता है। उसका कौन कंट्रोल करता है? उसको कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम। यानी सेरिबेलम अगर गड़बड़ हो जाएगा तो हमारी ऐच्छिक मांसपेशियों को उठा पाएंगे? नहीं पटाएंगे। यानी इस ऐच्छिक मांसपेशियों को, ऐच्छिक मांसपेशियाँ और संतुलन बनाने का कार्य कौन करेगा? ऐच्छिक मांसपेशियों पर कंट्रोल करने का काम, यानी कि ऐच्छिक मांसपेशियों पर नियंत्रण, इसको बोलेंगे नियंत्रण, ठीक है। नियंत्रण करने का कार्य और संतुलन बनाने का, यानी कि उसको भी पूरे बॉडी पर संतुलन बनाने का काम कौन करता है? सेरिबेलम करता है, ठीक है। कौन करता है? सेरिबेलम। अब यहाँ देखेंगे मेंडुला ऑब्लांगेटा क्या काम करता है। देखो, पाचन क्रिया में मदद करता है, आहार नाल में, वही आहार नाल पर या आहार नाल में। उसके बाद हृदय का हार्ट बीट को, हृदय धड़कन, धड़कन लिख दो, धड़कन में हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, धड़कन में कंट्रोल करता है। आहार नाल पर, आहार नाल को नियंत्रित करता है, ठीक है। पाचन क्रिया को नियंत्रित करता है, यानी कि पाचन क्रिया जिस ब्रेन के द्वारा होती है वो कौन सा, ब्रेन का कौन सा भाग है? मेंडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। कौन सा भाग होता है? मेंडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। ऑब्लांगेटा होता है, जिससे पूछेगा कि पाचन क्रिया जो होती है ब्रेन के किस भाग के द्वारा होती है, तो कौन सा हो जाएगा? मेंडुला ऑब्लांगेटा। या बोलेगा कि हृदय धड़कन जो होता है, हृदय हार्ट बीट जो, हृदय धड़कन जो है ये किसके द्वारा नियंत्रित होती है, किसके द्वारा कंट्रोल होता है? तो मेंडुला ऑब्लांगेटा द्वारा। आहार नल जो है, आहार की पूरी नली किसके द्वारा कंट्रोल हो रही है? मेंडुला ऑब्लांगेटा द्वारा। समझ आए कि नहीं समझे? मेंडुला ऑब्लांगेटा द्वारा क्या हो रही है? नियंत्रित हो रही है। समझ आया कि नहीं? ब्रेन के सारे पार्ट समझ आए कि नहीं? इसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, जिसको नोट करना जल्दी से नोट करा, ठीक है। इसके बाद हम बताएंगे, क्या बताएंगे? इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड को थोड़ा सा बता दे रहा है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे रहा है, ठीक है। जल्दी से नोट करें, उसके बाद इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या पढ़ना हम लोग को? क्या पढ़ना है? स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरु रज्जु। अभी बताया कि इससे पहले जो ब्रेन का बता चुके दो भाग, तंत्रिका तंत्र का दो भाग है, एक भाग को बोलते हैं ब्रेन और दूसरे भाग को मेरु रज्जु, ठीक है। अब मेरु रज्जु के बारे में पढ़ना। मेरु रज्जु जो होता है, मेरु रज्जु क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड अभी बताएं कि स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी जो है उसके अंदर जितना भी नसें गई है जो ब्रेन से कनेक्टेड है, ब्रेन से जुड़ी हुई, उसी को बोलते हैं हम लोग मेरु रज्जु। मेरु रज्जु का काम क्या होता है? इससे क्या क्या काम होगा? ये जितना भी है, जैसे कि आँख पलक झपकना, क्या होता है? पलक झपकना, पलक ऐसे झपक रहा है, पलक ऐसे, पलकें हमारी झपक रही है, कौन से इसको कंट्रोल कौन करता है? पलक झपकने की क्रिया को कौन करता है? छींक आना, जमाई लेना, ये सब कौन कंट्रोल करता है? छींक जो होता है, देखो छींक आना, जमाई लेने लगा, जमाई नाम सुन के जमाई आने लगा तुमको, जमाई आना, ठीक है। ये सब कौन कंट्रोल करता है? मेरु रज्जु कंट्रोल करता है। एक और इसमें सबसे होता है, एक लिखा है क्या? रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्या होता है? अचानक से कोई क्रिया होती है, अचानक से कोई प्रतिक्रिया, यानी रिफ्लेक्स, अचानक से प्रतिक्रिया होना। जैसे मान लो कि तुम बैठे हुए, कभी कभी आदमी सोचते रहता है, कभी ऐसे सोचते लगता है कि अचानक से कुछ पीछे से कोई मार रहा है, लगता है ना, जैसे कि बॉल आ रहा है तो महसूस होता है कि नहीं? ऐसे अचानक से बैठा हुआ और पीछे से जब बॉल आ रहा है तो अचानक से तुम घूम के महसूस हो जाता है कि नहीं? कभी कभी अचानक से घूम के ऐसे बॉल पकड़ लेता है, होता है कि नहीं? कभी ऐसा हुआ है तुम लोग को? हुआ कि नहीं है? या अचानक से ऐसे बैठा हुआ आदमी कुछ देख रहा है ना, अच्छा या सामने देख रहे हो लेकिन सोच कहीं और रहे हो, और सामने देख रहे हो सोच कहीं और रहे हो, ठीक है। कोई सामने देखो, ऐसे देखते रहो, सामने से देख रहे हो, सामने वाला ही कोई कर रहा है कि ऐसे अरे सुनो ना, सुनाई नहीं दे रहा है, देखते हो कि सामने दे, लेकिन कहाँ था? दिमाग कहीं और था, ठीक है। तो वो मान लो कि अगर तुम अचानक किसी और काम में लगे हो, ठीक है, और अचानक से ध्यान आता, जा हम कहाँ थे, तो ये बताता कौन है? ब्रेन को।
ब्रेन तो कहीं और काम मिलेगा। मान लो कि हम पढ़ रहे हैं, अचानक से खूब बढ़िया से पढ़ रहे हैं, पीछे से कोई आया, अचानक से पीछे से आया या किसी कोई बॉल फेंका पीछे से, तो हम घूम के ऐसे पकड़ लेते हैं, तो कैसे महसूस होगा कि पीछे से बॉल आ रहा है? आगे आंख तो आगे है, ब्रेन तो देखा नहीं, तो कैसे हो जाएगा? जो मेरुरज्जु होता है ना, वो क्या होता है कि जब ब्रेन कहीं और फिक्स होता है, कहीं ब्रेन और कहीं और काम करते रहता है, तो उस समय मेरुरज्जु हमारी सेकंड ब्रेन की तरह काम करते रहता है। सेकंड ब्रेन का मतलब हो गया क्या कि अचानक से मुड़ के जो पकड़े, वो क्या कौन बताया हमारे ब्रेन को? ब्रेन बताया, ये मेरुरज्जु बताया ब्रेन को कि घूमिए घूमिए, जल्दी देखो जल्दी देखो। क्या बोला? ब्रेन को बोलता है। ब्रेन को मैसेज कौन पहुंचाता है? मेरुरज्जु ब्रेन को मैसेज पहुंचाता है। यानी कि जितने भी अचानक से कोई भी क्रिया होती है उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कोई भी प्रतिक्रिया जो अचानक से घटित होती है, जैसे छींक आना बता कहता है कि हम छींक आने वाले हैं, नहीं ना, अचानक ना आता है। पलक, जो आँख का पलक झपकता है, ये बोलता है कि हम पलक झपके कि नहीं झपके, नहीं ना, ये भी पलक अपने आप से झपकते रहता है, पलक बंद होते रहता है, खुलते रहता है। छींक अचानक से आता रहता है। जमाई वगैरह ये थोड़े रहता है कि जमाई अब आइबे करेगा, हम जमाई अचानक से आता है, और जमाई जब जमाई आने लगता है तब बराबर आने लगता है, ठीक है, क्यों? नींद आने लगता है इसीलिए, ठीक है। तो यानी कि जितने भी अचानक से प्रतिक्रिया होती है उस पर कंट्रोल कौन करता है? कौन कंट्रोल करता है? मेरुरज्जु। कौन करता है? मेरुरज्जु कंट्रोल करता है। समझ आया कि नहीं समझ आया? मेरुरज्जु, इसीलिए मेरुरज्जु को सेकंड ब्रेन कहते हैं, क्योंकि बाकी जितना भी ब्रेन जो काम कर रहा है उसके अलावा जो भी काम है ये, यानी कि अचानक वाली जितने भी क्रिया है, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? मेरुरज्जु। इसीलिए इसको सेकंड ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है, समझ आया? अब हम क्या लिखे हैं यहाँ? अनुकंपीय और प्राणुकंपीय लिखे। अनुकंपीय और प्राणुकंपीय क्या होता है? देखो, अनुकंपीय का मतलब समझ जाओ कि निगेटिव जितना भी काम होता है ना वो अनुकंपीय करता है। प्राणुकंपीय मतलब जितना भी पॉजिटिव काम होता है ना ये करता है। इसे सिंपल तरीका समझ जाओ, निगेटिव काम, निगेटिव जितना भी काम होता है इसको समझ जाओ कि पॉजिटिव काम। पॉजिटिव देखो कैसे निगेटिव काम और पॉजिटिव काम कैसे होता है। जैसे मान लो कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ना, तो उसको अनुकंपीय कहेंगे। ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, मुंह में लार बन ही नहीं रहा। लार नहीं बनेगा तो भोजन पचेगा? नहीं ना पचेगा। मेन मुंह में लार जो बनता है, मेन भोजन को पचाने का सबसे पहले तो यही काम करता है, यहीं से शुरू होता है ना भोजन पचना। पाचन क्रिया में पता तो नहीं समझ आ रहा है? हाँ, पाचन क्रिया बता दें कि मुंह में जो लार निकलता है उसी से सबसे पहले भोजन पचने का काम शुरू होता है। यानी कि अनुकंपीय क्या करता है? लारें नहीं बनने देता मुंह में। लार नहीं बनेगा तो क्या होगा? भोजन ठीक से पचेगा नहीं? नहीं पहुँचेगा। और क्या करता है? हार्ट बीट बढ़ा देता है। मान लो कभी कभी आदमी को डर लगता है तो देखता है दिल का धड़कन एकदम बढ़ गया, डर लगता है तो, और डर लगता है तो देख रहा है सामने कुछ एकदम अजीब सा देख लिया तो आंख एकदम खोल के देखता है इसे, क्या देख लिए हम। यानी आंख फैलने की क्रिया क्या बोलते हैं? अनुकंपी। यानी एकदम आंख वैसा फैलेगा कब? भय डर जब लगेगा तब है ना। डर लगता है, भय होता है, यानी डर भय किसी भी तरह की हो रहा है क्रिया तो क्या होगा? आंख फैल जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा। यानी जितना भी डरने वाला काम हो रहा है ना उसको क्या बोलते हैं? डरने वाली क्रिया को अनुकंपीय। अब प्राणुकंपीय क्या हो जाएगा? रिलैक्स होना। यानी कि हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगा, लार बढ़िया से मुंह में बनने लगेगा, पाचन क्रिया में मदद करने लगेगा, आंख जो फैल रहा था संकुचन यानी कि नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, संकुचित हो जाएगा। यानी कि पॉजिटिव जितना भी, यानी कि समझो कि अनुक्रिया का मतलब हो जा रहा है कि तुमको डर लगेगा, भय होगा, क्रोध होगा, या एकदम तुमको मैंने हार्ट बीट वगैरह दिल के धड़कन बढ़ जाएगा। अब प्राणुकंपीय मतलब क्या हो गया कि हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगा, आँख संकुचन हो जाएगा और बढ़िया से आदमी को सुख, यानी कि प्राणुकंपीय से सुखद आराम मिलेगा और अनुकंपीय से डर और भय होगा। समझे? सिंपल भाषा में इससे आराम मिलेगा, सुख मिलेगा, और इससे डर और भय, यानी कि डर और भय वाली होने वाली क्रिया को बोलते हैं अनुकंपीय। और सुख आराम यानी कि पॉजिटिव जितने भी काम हो रही है यानी सही हो रहा है तो उसको बोलते हैं प्राणुकंपीय। समझ आए? दो तरह का होता है, अनुकंपीय और प्राणुकंपीय। ये ब्रेन में जो काम हो रहा है उसी को डिवाइड कर दिया गया कि इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ठीक है। अब लिखें यहाँ शरीर का कितना परसेंट होता है ब्रेन। पूरे शरीर का कितना परसेंट ब्रेन होता है? ब्रेन का वेट कितना होता है, कितना परसेंट होता है? वेट तो बता ही दिए कि 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। तो ये लगभग हमारे शरीर का कितना परसेंट हो गया? कितना परसेंट हो गया? 2% हो गया। कितना हो गया? 2%। ये पूरे शरीर के वजन का 2% वजन किसका होता है? ब्रेन का होता है। समझ आया? ब्रेन का कितना होता है? पूरे शरीर का मतलब पूरे वजन का नहीं, पूरे शरीर में जितना भी भाग है उस पूरे भाग का 2% भाग क्या है? हमारा ब्रेन है। कितना है? 2% भाग ब्रेन है। अब 2% ब्रेन के लिए पता है हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन वगैरह लेते हैं या ब्लड हमारे शरीर में कितना है? ब्लड बता भी चुके कितना है? 5 से 6 लीटर हमारे शरीर में ब्लड होता है ना। और महिलाओं बोले थे कि ½ लीटर कम होता है, ठीक है, मेल में, फीमेल में ½ लीटर कम होता है। समझे? यानी कि पूरे ब्लड का 20% ये कल्ले यूज करता है ब्रेन। है 2% लेकिन यूज कितना करता है ब्रेन? ये ब्लड 20%। और ऑक्सीजन कितना यूज करता है? 20%। ऑक्सीजन और ब्लड कितना यूज कर रहे हैं? 20% है। शरीर का कितना परसेंट? 2% है लेकिन यूज करता है 20% ब्लड अकेले और ऑक्सीजन। समझ आया? अकेले यूज कर जाता है। समझे कि नहीं समझे?
समझे कि नहीं समझे। अब देखो ऑक्सीजन की अगर शरीर में कमी हो जाए ना, अगर मान के चलो हमारे शरीर में ऑक्सीजन अगर 5 मिनट तक नहीं मिले, ऑक्सीजन अगर 5 मिनट तक नहीं मिले हमारे शरीर को, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई अगर बंद हो गई 5 मिनट तक, से क्या होगा, ब्रेन 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। यानी मात्र 5 मिनट आपकी सांस रुक जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो आदमी ख़त्म, टपक जाएगा, समझ आया। 5 मिनट तक रुक जाएगा तो आदमी खत्म हो जाएगा। ब्रेन में जो सूचना वगैरह बोल रहे थे कि सूचना आने जाने के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है, ब्रेन जो काम करता है उसमें ब्रेन में एनर्जी उत्पन्न होती है, बिजली, पावर। अब बताओ ब्रेन का इतना ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न होता है, इतना ज़्यादा बिजली उत्पन्न होता है कि लगभग 12 से 15 वाट के, है ना, 12 से 15 वाट के एक बल्ब को जला सकते हैं ब्रेन से, समझ आया। 12 से 15 वाट के, कितना वाट का बल्ब रहता है, 9 वाट का बल्ब होता है घर में लगा रहता है, जो 9 वाट का बल्ब रहता है कि नहीं, यानी 9 वाट का बल्ब जो होता है आराम से एक जला सकता है, या 6 वाट का 2 बल्ब जला सकता है, समझ आया कि नहीं। यानी ब्रेन में इतना ज़्यादा बिजली पावर होता है, यानी ब्रेन का इतना ज़्यादा पावर होता है कि उससे एक 12 या 15 वाट का एक बल्ब जला सकते हैं, समझ आया कि नहीं समझे। क्या कर सकते हैं, एक बल्ब जला सकते हैं, समझे ना हम, समझ आया कि नहीं समझे। चलो आज हम लोग क्या क्या पढ़े लो, आज ब्रेन के पूरे पार्ट पढ़े लो। ब्रेन का 3 भाग पढ़ चुके लो, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और ये मध्य मस्तिष्क के बारे में पढ़ा। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जाने, अनुकंपीय परानुकंपीय समझे, ठीक है। ब्रेन के कितने भाग पर ये फैला हुआ है, ठीक है, 2% है, ठीक है। उसके बाद बाकी सारी चीज़ों को हमने देखा, ठीक है। दूसरे किसी क्लास में दूसरे किसी टॉपिक के साथ मिला जाएगा, और ये आपको पूरे टॉपिक कैसे लग रहा है, कैसे समझ आ रहा है, उसके बारे में बताते रहिएगा और समझते रहिएगा। पूरी क्लास को अब अच्छे से देखते रहें, ठीक है। और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, ठीक है। चलिए।